हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है और उसमें आनी है साइंस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं घटना चक्र पुनरावलोकन से श्वसन तंत्र। यदि गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासिका, नासामार्ग, ग्रसनी, लैरिंक्स, स्वरयंत्र, ट्रैकिया, ब्रोंकाइज और वेंक्यूल्स और फेफड़े। ये सब क्या होते हैं? वायु के आदान प्रदान में सहायता करने वाले अंग हैं। कौन कौन से हैं? नसिका, जिसको नोस कहा जाता है, नासामार्ग, ग्रसनी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, स्वरयंत्र, ट्रैकिया, ब्रोंकाइज, ब्रेंक्यूल्स और फेफड़े या लंग्स। मनुष्य के वक्ष गुहा में 2 फेफड़े पाए जाते हैं जो फुफ्फुसावरण या प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं। तो ये किसके द्वारा? फुफ्फुसावरण के द्वारा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं। मनुष्य का दायां जो फेफड़ा होता है वह बाएं फेफड़े से थोड़ा सा बड़ा और चौड़ा होता है, क्योंकि लेकिन जो उसकी लंबाई होती है वह छोटी होती है, लेकिन कैसा होता है? बड़ा होता है और चौड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे फेफड़ा मतलब जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, वो पाया जाता है। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक या फिर एल्वोलीज पाई जाती हैं। इनमें श्वसन की वायु और रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। तो श्वास की जो वायु होती है और जो रुधिर रक्त होता है, उनके बीच में जो गैस का आदान प्रदान होता है वो किसके अंतर्गत होता है? एल्वोलीज के अंतर्गत होता है। फेफड़े या फिर जो लंग्स होते हैं, इनके द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है। यह मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए इसे फुसफुसीय श्वसन या फिर पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहा जाता है। श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतः श्वसन और अच्छवास या फिर इंस्पिरेशंस और एक्सपायरेशंस क्रिया के दौरान वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसीय जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं। इन क्रियाओं के दौरान सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा अपर्याप्त रहती है, मतलब अंतः श्वसन और जो उच्छ्वास है इसके समय नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतः श्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुँचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। तो वायु कोष किसके द्वारा घिरे होते हैं? रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष में प्रवेश कर जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें आरबीसीज कहा जाता है, इनमें मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक या कैरियर का काम करके शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधी होती है। कितनी होती है? 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधी होती है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में। कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है। मतलब जो ऑक्सीजन है उसके कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड है वह 250 गुना अधिक तेज से आकर्षित होती है हीमोग्लोबिन के प्रति। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HbCO बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी हो जाती है। समुद्र सतह से जैसे जैसे या ज्यों ज्यों ही ऊपर चलते जाते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इससे विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं वही रहती हैं, परंतु वायु का घनत्व कम होता जाता है। अंततः पहाड़ों तक शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण मनुष्य के शरीर फूलने लगते हैं, अर्थात श्वास दर बढ़ जाती है।
क्या हो जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वायु का घनत्व भी कम हो जाता है, लेकिन गैसें वही रहती हैं। तो कौन सी बीमारी हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, जैसे कि सांस फूलने लगती है और श्वास दर बढ़ जाती है। अब आते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। स्तनधारियों में श्वसन पाया जाता है। जो स्तन होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें कैसे श्वसन होता है, तो फेफड़ों के द्वारा या फुसफुस के द्वारा श्वसन होता है। स्तनधारियों या फिर स्तनपायी जीव प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं जो कि अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं और नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, परंतु मादा की स्तन ग्रंथियां अत्यंत विकसित होती हैं। ये कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फुसफुसिया या फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। श्वसन ग्रंथि में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्वास क्रिया या श्वसन क्रिया रेस्पिरेशन एक जैविक क्रिया होती है जिसमें वायुमंडल से अंतः श्वसन क्रिया में लगभग 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और 0.03 to 4% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। 0.5% तक जलवाष्प सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, आर्गन और नियोन गैसें होती हैं। उच्छ्वास या फिर एक्सपायरेशन क्रिया में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 15.7%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 3.6% और जलवाष्प की मात्रा 6.2% बाहर निष्कासित होती है। देखो हमने ली कितनी थी, नाइट्रोजन ली थी 78%, तो हमने छोड़ी भी कितनी है, 78% छोड़ी है। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा हमने ली थी 20% और छोड़ी कितनी है, 15.7%, मतलब हमने लगभग 4% तक कंज्यूम कर ली। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम 0.03 to 4% ग्रहण करते हैं और छोड़ते कितने हैं, 3.6%। जो सूक्ष्म जलवाष्प हैं, सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, आर्गन, नियोन वगैरह हैं, इनको हम 0.5% तक लेते हैं और हम छोड़ते कितने हैं, 6.2% तक हम जलवाष्प को बाहर निष्कासित करते हैं। इस प्रकार श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अपर्याप्त या अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन कैसे होता है, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा। इसको हमें अनुक्रम जमाना है ना, सही अनुक्रम जमाना है। पहले फेफड़ों में आती है वायु, फिर उससे रक्त में जाती है, फिर उसके द्वारा फिर फेफड़ों में जाती है। तो 2-1-3 इसका बनेगा सही क्रम। मानव शरीर में श्वसन ऑक्सीजन जो है अंतः श्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठ पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठ से प्रवेश कर जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ वाहक या कैरियर का कार्य करते हुए शरीर के विभिन्न अंगों में ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है, तो जो फेफड़े होते हैं इनमें गैसों का विनिमय कहाँ पे होता है, तो जो एल्वियोली होती हैं, एल्वियोली, उनके द्वारा होता है गैस का आदान प्रदान। गैसीय विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़े तक जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़े में स्थित एल्वियोली या सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है, सांद्रता यदि कम होगी तो श्वास की दर बढ़ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता या कंसंट्रेशन में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी हो जाती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते हैं तो वायुमंडल में वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा तो वही रहती है किंतु वायु का घनत्व कम होता जाता है। अतः पर्वतों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अर्थात हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूलने लगती है और श्वास दर बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह विषाक्तता किसको
प्रभावित करती है, तो रक्त की जो ऑक्सीजन को वाहन करने वाली क्षमता को प्रभावित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन का परिवहन क्षमता कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा रूपांतरण है जो कि मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो एटीपी से एडीपी का बनना अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है मानव शरीर को। मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विघटन से प्राप्त होती है। एटीपी के जल विघटन के फलस्वरूप एटीपी का रूपांतरण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अर्थात एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फॉस्फेट में हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जाती है। तो सबसे ज्यादा किस में ऊर्जा प्राप्त होती है? जब एटीपी से एडीपी बनता है। श्वास में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो श्वास में कैसे ऊर्जा उत्पादित होती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादित होती है। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकर विघटन से संबंधित अर्थात उपापचयी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर के जो फेफड़े होते हैं वह मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। फेफड़े अर्थात लंग्स एक प्रमुख श्वसन अंग होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में जहां एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है वहीं दूसरी ओर जल वाष्प तथा गैस का शरीर से उच्छ्वासन द्वारा निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित होता है। इससे हमारा श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया। अब हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में अर्थात हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाओं में बांटा जाता है। मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। पेशीय ऊतकों का बना यह अंग एक आवरण द्वारा घिरा होता है जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम द्रव्य भरा होता है जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को और बायां दायां आलिंद या आर्टियम या आर्टिकल कहा जाता है, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां और बायां निलय या फिर वेंट्रिकल कहा जाता है। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। सामान्यतः मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदयी चक्र या कार्डियक साइकिल होता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना होता है। हृदय से रक्त वाहिनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को जाता है अर्थात वहां से सिराओं के द्वारा वापस आता है। शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से हृदय में आता है और हृदय इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त सिराओं द्वारा फिर से हृदय की ओर आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़ों में भेजता है और इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। देखो, पहला आता है ऑक्सीजन युक्त जो कि फेफड़ों से हृदय तक रक्त आता है, वहां से धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में हृदय पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों तक यह रक्त जाता है और ऑक्सीजन देके वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेता हुआ या फिर जो ऑक्सीजन रहित रक्त आता है कहाँ से, सिराओं के द्वारा हृदय में। हृदय फिर से उसको ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़े तक पहुंचाता है और यह प्रक्रिया यह चक्र निरंतर चलता रहता है।
रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक क्षारीय विलयन होता है। इसका pH 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है। मनुष्यों की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर रक्त कम होता है। रक्त के 2 प्रमुख भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिका या फिर रुधिराणु। कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है और शेष 45% भाग रुधिराणु होते हैं। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% तक जल पाया जाता है और शेष भाग में 8 से 10% भाग में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं केवल कोशिकाओं के रुधिर में पाए जाते हैं। जो आरबीसी हैं वो किसमें पाए जाते हैं? कोशिकाओं में पाए जाते हैं और कुल रुधिर का लगभग 40% भाग बनाती हैं। रुधिराणु का लगभग 90% भाग लाल रक्त रुधिराणु होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जिसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य भी श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। इन्हें वीर सिपाही या सैनिक कहा जाता है। प्लेटलेट्स का मुख्य योगदान रक्त का थक्का बनाने में होता है। एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त पाया जाता है और स्त्रियों में यह कुछ कम होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या 5000 से 11000 होती है और लाल रक्त कणिकाएं इससे ज़्यादा होंगी। कितनी? 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं और जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वह 5 से 11000 प्रति घन मिलीलीटर या मिलीमीटर होती हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स जो कि आरबीसी का कुल 60 से 70% तक भाग बनाते हैं और सबसे कम होती हैं वैसोफिल। सबसे ज़्यादा क्या होती है? न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो न्यूट्रोफिल, और सबसे कम क्या होती है? बेस की, तो वैसोफिल्स सबसे कम होता है। आकार में सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट, बड़ा सा, तो मोनोसाइट होती है सबसे बड़े आकार की WBC। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है, तो 1.5 से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर कौन होता है? प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं, जिनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है, इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली आती हैं कणिकामय और कणिका विहीन। कितनी प्रकार की होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कणिकामय और कणिका विहीन। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स कणिकामय श्वेत रुधिराणु होते हैं, तो एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये क्या है? कणिकामय हैं, और जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट यह कणिका विहीन होते हैं। तो लिम्फ और जो मोनोसाइट होते हैं इनमें कणिका नहीं पाई जाती, कणिका विहीन श्वेत रक्ताणु होते हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि आदि में होता है। जो लिम्फोसाइट है उनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो प्लीहा में, लसिका ग्रंथि में, अस्थि मज्जा में और थाइमस ग्रंथि आदि में होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति ल्यूकीमिया कहलाती है। तो जो श्वेत रक्त कणिका है उनमें रुधिर में सबसे ज़्यादा WBC की संख्या होगी तो इसे क्या कहा जाएगा? ल्यूकेमिया कहा जाएगा। इससे रक्त कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ये है हमारा हृदय के साथ फेफड़े। तो फेफड़े लंग्स में क्या होते हैं? फुसफुस की सिरा से ब्लड जाता है, कहाँ पर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से जाता है ब्लड बाएं निलय में। निलय से कहाँ पे जाता है? महावाहिनी या फिर जो महाधमनी होती है जिसे ऑर्टा कहा जाता है, उससे पूरे शरीर में जाता है। पूरे शरीर से वह ऑक्सीजन को देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हुई कहाँ चली जाती है? उच्च एवं निम्न महाशिरा में जाती है। महाशिरा से पूरा रक्त जाता है दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ब्लड जाता है दाएं निलय में। निलय से फिर जाता है फुसफुसीय धमनी के द्वारा लंग्स में, और ये साइकिल चलती रहती है।
रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। तो यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करनी है तो प्रति मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से व्यक्त किया जाता है। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के विनिमय के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। तो जो रक्त है वह ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है और जिससे मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव का रक्तदाब बढ़ जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 से 80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती हैं, पहले को प्राकुंचन दाब और दूसरे को प्रसारण दाब अर्थात डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। सामान्य तौर पर प्राकुंचन दबाव 120 मिलीलीटर Hg और प्रसारण दाब जिसको डायस्टोलिक कहा जाता है वह 80 मिलीलीटर Hg होता है। रक्तदाब को डॉक्टर स्फिग्नोमेनोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। 1900 में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूह ए, बी और ओ की खोज की थी। बाद में लैंडस्टीनर और वीनर द्वारा रीसस बंदर के रक्त में HR फैक्टर की खोज की गई। लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है जिसे एंटीजन और प्रतिजन कहा जाता है। तो किसके कारण होती है? यह ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होती है जिसको क्या कहा जाता है? एंटीजन या प्रतिजन कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है जिसे एंटीबॉडी या फिर प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो एंटीजन की अनुपस्थिति में किस प्रकार की प्रोटीन? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा पाई जाती है जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है या फिर प्रतिरक्षी कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, एक एंटीबॉडी ए और एक एंटीबॉडी बी। तो मानव रक्त रुधिर अपन देख लेते हैं। तो पहले हमारा रुधिर क्या होता है? इसमें 55 या 60% तक पाया जाता है प्लाज्मा और बचे हुए कण पाए जाते हैं रुधिराणु। रुधिराणु भी 3 प्रकार के होते हैं, पहला आता है प्लेटलेट्स, दूसरा आता है RBC और तीसरा आता है WBC। और प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में 91% पाया जाता है जल, फिर उसके बचे हुए पार्ट में पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं? मतलब इनको भी 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक होती है कणिकामय श्वेत रुधिराणु और दूसरे होते हैं कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। कणिकामय रुधिराणु क्या होते हैं? जिनमें ग्रेन्युलोसाइट कहा जाता है, इनमें यूसिनोफिल्स कहा जाता है, बेसोफिल्स हो गया और न्यूट्रोफिल्स, यूनोसिफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और दूसरा होता है कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु, इनमें आता है लिम्फोसाइट और दूसरा आता है मोनोसाइट। तो क्या है? इसमें कणिका नहीं पाई जाती है, तो लो भैया मोना नहीं आई, लो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट इसमें पाए जाते हैं। कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होते हैं और कणिकामय श्वेत रुधिराणु क्या होते हैं? इसमें 3 प्रकार के आते हैं, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेसिक से ये न्यूट्रंस है, तो बेसिक से ये न्यूट्रिशन है। तो बेसोफिल्स ए, यूसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये सब क्या होते हैं? कणिकामय श्वेत रुधिराणु होते हैं। फिर से देखते हैं, पहला हमारा रक्त आता है। रक्त में क्या होता है? प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा होता है 55% और रुधिराणु होता है 45% तक। प्लाज्मा में 91% जल पाया जाता है और बचे हुए कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिराणु क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, लाल रक्त कणिका होती है, WBC होती है। WBC को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक होती है कणिकामय और दूसरा होता है कणिका विहीन। तो विहीन है तो लो भैया तुम्हारी मोना नहीं आई, तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये कणिका विहीन होते हैं। और कणिकामय में क्या होते हैं? यूनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेसिक से ये क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं। तो न्यूट्रोफिल्स, बेसिक से बेसोफिल्स और ये
यूसिनोफिल्स। अब आते हैं रोगाणु वर्ग ए में एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है, जबकि रुद्राणु बी में एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीजन ए उपस्थित होता है। तो देखो जो रक्त वर्ग है उसी के जन उसके पास पाए जाएंगे। तो एंटीजन ए के पास है जिसके पास, तो वो रक्त ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। ए के पास ए जन पाए जाएंगे तो एंटीजन ए, और उसके अगेंस्ट में या फिर अपोजिट एंटीबॉडी होती है तो एंटीबॉडी कौन सी है, इसके पास बी है। जबकि जो ब्लड ग्रुप बी है उसके पास कौन सी जन पाए जाएंगे, तो एंटीजन बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी उसकी अपोजिट होगी तो ए एंटीबॉडी पाई जाती। अब आता है रुधिर वर्ग ए और बी। तो अब एंटीजन क्या होंगे, तो ए और बी इसके पास एंटीजन उपस्थित होंगे, लेकिन अब दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी अपोजिट तो हो ही नहीं सकती, तो एंटीबॉडी इसमें उपस्थित होगी ही नहीं। और जबकि रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन अनुपस्थित नहीं होते, क्योंकि जीरो है तो कोई भी जन इसके पास नहीं होंगे। तो एंटीजन ओ में जो मतलब वर्ग होता है वो उसमें कोई से भी एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है। भैया दोनों जन नहीं है तो भैया राज कोई और करेगा, तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही घर में आ जाएंगी। तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही ब्लड ग्रुप ओ में पाई जाती हैं। तो देखो हम तीनों देख लेते हैं। पहला आता है ए, तो ए के पास कौन सा जन है, ए है। एंटीबॉडी उसकी अपोजिट होगी तो एंटीबॉडी बी है। अब आता है ब्लड ग्रुप बी, कौन सा जन होगा, बी होगा, और एंटीबॉडी कैसी होगी, अपोजिट होगी, ए होगी। अब आता है ब्लड ग्रुप ओ, जीरो है, जन भी इसके पास नहीं होंगे, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, दोनों होंगी। रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, मतलब क्यों, क्योंकि इनके पास ना एंटीजन ए है और ना एंटीजन, मतलब एंटीजन ए और बी दोनों है, लेकिन एंटीबॉडी ना ए है ना एंटीबॉडी दो है, तो सर्वग्राही मतलब कोई से लड़ने वाला ही नहीं है, तो सर्वग्राही है, सबको ले सकता है ए बी। अब तो भैया सबका हम लेंगे, तो ए बी सर्वग्राही होता है। और रुधिर वर्ग ओ को कहा जाता है सर्वदाता। ओ भैया सबको दे दो तो ओ सर्वदाता होता है। किसी शरीर में बाहर से रक्त चढ़ाने में रक्त समूह का विशेष महत्व होता है, जिसे निम्न चार्ट के अनुसार चढ़ाया जा सकता है। तो अब ब्लड ग्रुप जब हम किसी व्यक्ति को एक रक्त देते हैं, रक्तदान करते हैं, तो उसको रक्त चढ़ाने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें देखती हैं, तो पहले आती है ए। तो अब रक्तदाता है भैया, जैसे कि ए वाला ब्लड ग्रुप कोई व्यक्ति है वो अपना रक्त देना चाहता है, तो किसको दे सकता है, ए को दे सकता है। और बी को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता, बी को नहीं देगा, सिर्फ ए को देगा। और ए बी तो सबका ले सकता है, तो ए बी को दे सकता है, लेकिन ओ को नहीं दे सकता। अब आता है ब्लड ग्रुप बी, तो ए को नहीं दे सकता, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, लेकिन ओ को नहीं दे सकता। ब्लड ग्रुप ओ वाला ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है, मतलब सबको दे सकता है, सर्वदाता कहलाता है। अब आता है वर्नस्टीन ने 1924 में के अनुसार ए बी और ओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण होता है। माता पिता के रुधिर वर्ग का उनकी संतानों में प्रकटन या निम्न चार्ट के अनुसार होता है। जैसे कि जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, किसने बताया था, वर्नस्टीन ने बताया था कि जो हमारे माता पिता होते हैं उनके आनुवांशिक लक्षण होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप। कैसे होते हैं, तो जैसे हमारे मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ओ होगा, दोनों ही ओ हैं, तो बच्चों का ओ होने की संभावना है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता और ए बी नहीं हो सकता। यदि मम्मी पापा में से किसी एक का ओ है और किसी एक का ए है, तो हमारा ओ हो सकता है, ए हो सकता है, लेकिन बी और ए बी कभी नहीं हो सकता। और यदि दोनों का ही ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है या फिर ए हो सकता है, लेकिन ए बी और बी नहीं हो सकता। अब आता है ब्लड ग्रुप ओ और बी वाला, किसी का यदि ओ है और किसी का बी है तो ब्लड ग्रुप हमारा बी या ओ हो सकता है, लेकिन ए और ए बी नहीं हो सकता। दोनों की बी भी हैं तो ओ हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन ए और ए बी नहीं हो सकता। यदि दोनों में से किसी एक का ए और किसी का बी है तो हमारा ओ हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। यदि किसी का एक ओ है और एक किसी का ए बी है तो क्या हो सकते हैं, तो वो ए हो सकता है और बी हो सकता है, लेकिन ए बी और ओ कभी नहीं हो सकता। अब ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक का ए है और एक का ए बी है, तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन ओ कभी नहीं होगा। यदि किसी का बी है और किसी एक का ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा। अब आता है ए बी
दोनों की क्या हो, ए बी हो, तब भी ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा। इससे रिलेटेड आते हैं अब हमारे क्वेश्चंस। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो ये तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है, तो 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार होती है। वृद्धों में यह कम, जबकि बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन या एक बीट की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र या फिर कार्डियक साइकिल कहा जाता है। हृदय स्पंदन की दर स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है। इसमें रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक ध्वनि के बहुप्रवर्तन पहुंचती है। अब आते हैं स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है? तो जो हमारी धड़कन होती है वह डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है? तो ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। बी सही आंसर होगा। हृदय कब आराम करता है? तो हृदय 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। एक मार्शल तंत्र होता है हृदय। सामान्यतः यह वयस्कों में 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है और हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। 2 संकुचन के बीच का काल विश्राम अर्थात शिथिलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ता हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश करता है तब धमनियों की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दाब बढ़ जाता है। अतः हृदय के 2 संकुचन के बीच में धमनियों में जो रक्त भार होता है उसे विश्राम कालीन रक्तचाप कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात या हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? तो सीने में दर्द होना हृदय घात का लक्षण है। पसीना और जी मचलाना, बाह में दर्द होना और झंझनाहट होना ये सब हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन टांगों में दर्द होना कोई सा हार्ट अटैक का सिम्टम्स नहीं होता। सीने में दर्द, पसीना और जी मचलाना, बाह में दर्द, झंझनाहट इत्यादि लक्षण हृदयघात और हृदय रोग से संबंधित होते हैं, जबकि टांगों में दर्द होना हृदयघात से संबंधित नहीं होता। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, स्थानबद्ध जीवनशैली, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं। इसके उपचार हेतु रुधिर स्पंदन रोधी औषधियों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण होते हैं? जी मचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द होना ये सब हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में मुख्यतः 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां और बायां आलिंद कहा जाता है, जिसको राइट और लेफ्ट आर्टियम कहा जाता है। कभी कभी इससे आर्टिकल्स भी कहा जाता है, आर्टिकल्स। जबकि 2 निचले कक्षों को दायां और बायां निलय या फिर वेंटिकल कहा जाता है, वेंटिकल्स। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपज होती है। तो जो हमारी विद्युतीय तरंगें होती हैं जिसके कारण हृदय स्पंदन करता है, यह किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है और हृदय में ही उपजती हैं ये। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं, जिन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहा जाता है। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युत तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो क्यों करती है? क्योंकि हृदय के बराबर ही हमारी जो नाड़ी होती है वह स्पंदन करती है। चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचलों को नाड़ी कहा जाता है। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय की धड़कने की दर के बराबर होती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर।
रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्यों के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसमें संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। 1/13। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क में रक्त की कुल मात्रा कितनी होगी? तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। उसका 6 से 7% पाया जाता है। रक्त क्या होता है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला वह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी होती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण ही होता है। हीम की वलय या रिंग में केंद्रीय भाग लौह या आयरन होता है। यह सामान्य व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर रुधिर होता है। अतः यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? यह लाल रंग का होता है, सही है। यह फेफड़ों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो ये भी सही है। यह कुछ अम्लीय होता है, तो नहीं, क्योंकि हमारा ब्लड ही क्षारीय होता है, तो ये अम्लीय कैसे हो जाएगा? तो सी गलत है। यह ऊतकों से फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, तो ये भी सही है। हीमोग्लोबिन का पीएच मान 7.1 से 7.4 के बीच होता है, अर्थात हीमोग्लोबिन कुछ क्षारीय होता है। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। इसमें लौह होता है, तो ये सही है कि इसमें जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, रुधिराणु वर्ग होते हैं, इसमें क्या होता है? लोहा होता है। इसमें लोहा होता है, सही है। यह रक्त को लाल रक्त प्रदान करता है या लाल रंग देता है, तो ये भी चाहिए, क्योंकि लोहा लाल कलर का होता है ना, हीम होता है प्रोटीन, तो लाल रंग प्रदान करता है। यह कुछ रोगों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं। वर्णिका तो नहीं करती, ये तो WBC करती है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो ये भी सही है। जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन का वाहन करता है, तो 1, 2 और चौथा सही है। ऑप्शन होगा इसका तीसरा। कुल रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है और शेष 45% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91% जल और शेष भाग 9% तक विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कुल रुधिर का लगभग 40% भाग होती हैं। यह रुधिराणु का कोशिकीय भाग होता है। रुधिराणु का लगभग 90% भाग लाल रक्त कणिकाओं का बना होता है। यह केवल कोशिकीय प्राणी में ही पाया जाता है। लाल रक्त कणिका या फिर लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जिसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है। इससे इस लाल रंग प्रदान किया जाता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं, जिन्हें वीर सिपाही की संज्ञा में अभिहित किया जाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचारण करती हैं, तो ये सही है। जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन का संचार करती हैं। यह लोह युक्त यौगिक होती हैं, तो ये भी सही है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, तो लोह युक्त यौगिक होती हैं। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करती हैं, तो ये भी सही है कि यह लाल रंग प्रदान करती हैं, लेकिन प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करती, तो सी गलत हो जाएगा और 1, 2 और 4 सही हैं।
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा या फिर Fe विद्यमान होता है? तो जो मायोग्लोबिन है इसमें Fe या लोहा विद्यमान होता है मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतक में पाया जाता है। यह एक प्रोटीन है जिसमें लौह या Fe आवश्यक घटक होता है। किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो जो केंचुआ होता है इसमें हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। केंचुआ एक एनेलिडा प्राणी होता है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाती है, जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। केंचुए के रुधिराणु में रंगहीन केंद्रक युक्त होता है और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। रक्त में लाल रक्त या लाल रंग निम्नलिखित किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं या फिर RBC के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। लाल रक्त कणिकाएं RBC का रंग लाल होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण लाल रुधिर कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, जो कि सिर्फ कशेरुकी या फिर वर्टिब्रेट्स में रुधिर में होता है। मनुष्य में 2 केंद्रक विहीन होते हैं और इनकी औसत संख्या पुरुषों में 54 लाख और स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में होती है। शरीर में ये गैसों में परिवहन का कार्य करती हैं। गैसों का परिवहन काम करती हैं तो लाल रक्त कणिकाएं। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त शरीर में सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो रक्त वाहिकाओं या वाहिनियों में के अंदर विभिन्न अंगों में लगभग बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 होता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 से 80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रसंकुचन दाब या फिर सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है और दूसरे को प्रसारण दाब या फिर डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। सामान्य तौर पर प्रसंकुचन दाब 180 मिलीलीटर Hg और प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फेग्नोमेनोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप या फिर सिस्टोलिक डायस्टोलिक कितना होता है? तो सिस्टोलिक मतलब 120 मिलीमीटर और डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर, 120 और 80। निम्नलिखित में से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा होता है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा रक्तदाब को मापन किया जाता है। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? रक्तचाप किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर से। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या होगा? Hg दर्शाता है मरकरी को। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप मापता है तो यह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें Hg से तात्पर्य होगा रासायनिक तत्व मरकरी या पारे से। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? घट जाता है या बढ़ जाता है? तो बढ़ जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो उसका रक्तदाब बढ़ जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मनुष्य में रक्तदाब बढ़ जाता है। सामान्य रक्तदाब ब्लड प्रेशर 180 मतलब 120 से 80 mmHg होता है, किंतु इससे अधिक होने पर
दाब उच्च रक्तदाब कहलाता है, जबकि 120 से कम होने पर निम्न रक्तदाब कहलाता है। रक्तदाब को स्टेगनोमेनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। नीचे दिए गए 4 व्यक्तियों में रक्तदाब का मान दिया गया है। तो श्रीमती एक्स में 90 से 60 है, श्री एक्स में 160 से 120 है, श्री वाई में 120 से 80 है और श्रीमती वाई में 140 से 100 है। निम्नलिखित में से रक्तदाब सामान्य किसका है? तो सामान्य होगा अपने 120 से 80 वाला, तो ये होंगे श्री वाई। श्री वाई का रक्तदाब सामान्य है क्योंकि एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य का रक्तदाब लगभग 120 से 80 होता है, जिसमें प्रसंकोचन सिस्टोलिक 120 mmHg होता है, जबकि प्रसारण या फिर अनुशिथिलन दाब डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। श्रीमती का रक्तचाप सामान्य से कम है, जबकि श्री एक्स और श्रीमती वाई के रक्तचाप सामान्य से अधिक है। हमारे शरीर में रक्तदाब होता है कितना? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है मनुष्य के रक्त का दाब। जब एक डॉक्टर हमारा रक्तचाप मापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। उदाहरण के तौर पर यदि डॉक्टर द्वारा मापा गया रक्तचाप 120 mmHg है, इसका अर्थ है कि यह वायुमंडलीय दाब से 120 mmHg अधिक है। रक्तचाप का मापन वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब निर्वात के सापेक्ष मापा जाता है। अतः निर्वात के सापेक्ष रक्तचाप होगा 760 प्लस 120 इज इक्वल टू 880 mmHg निरपेक्ष। यदि हम निर्वात के सापेक्ष मापेंगे तो वायुमंडलीय दाब और हमारा दाब दोनों जुड़ जाएंगे तो 180 mmHg हो जाएगा। निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता या फिर यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। रक्त वर्ग ओ सार्वत्रिक दाता या फिर यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन या फिर एंटीजन नहीं होता, अतः इसका रुधिर सभी व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षियों एंटीबॉडी की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्तियों का रुधिर इस वर्ग के व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता। रक्त वर्ग ए बी सर्वग्राही या फिर यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। रेसिपिएंट मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता या फिर यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ओ समूह। अब आते हैं अभिकथन ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, तो ये सही है। अब आता है कारण रक्त समूह ए और बी की लाल रक्त कणिकाओं या फिर कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन या फिर एग्लूटिनेशन नहीं होता, तो ये गलत है। कारण नहीं होता बल्कि इसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ये सही है लेकिन आर गलत है। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या फिर यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी मतलब एंटीजन बी पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडी नहीं होती। इसी कारण ग्लूटिनेशंस की प्रोसेस नहीं होती, अतः ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। अब आता है वर्ग ए और बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या होगा? तो ए बी वाला ए का ले सकता है, बी का ले सकता है, ए बी का ले सकता है, कोई भी वर्ग का ले सकता है और ओ का भी ले सकता है क्योंकि सर्वग्राही होता है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सात्विक रक्त आदाता कहा जाता है क्योंकि इसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है, एंटीबॉडी नहीं होती लड़ने के लिए, तो ये सबका ही ब्लड ग्रुप या ब्लड ले सकता है।
एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है और चिकित्सक रक्तदान की सलाह दी जाती है, जिससे संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है। इसमें से रक्त समूह किस प्रकार का पाया गया होगा? तो यदि रक्त समूह ए है तो कौन दे सकता है? ए दे सकता है, ओ दे सकता है, मतलब पत्नी ओ दे सकती है, उसका पुत्र ए दे सकता है और पुत्री ओ दे सकती है, मतलब 3 दे सकते हैं। जबकि बी ए बी नहीं दे सकता, ए बस ले सकता है, दे नहीं सकता अन्य ग्रुप को, है ना। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है वह रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। इसी प्रकार ए रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त ए और रक्त समूह ओ के रक्त को प्राप्त कर सकता है। एक सामान्य मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो ओ वाला दे सकता है, क्योंकि वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति दे सकता है। 1900 में कार्ल एंड स्टीनर ने 4 रक्त समूह ए बी और बी और ओ रक्त समूह की खोज की। बाद में रीसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया। जहां रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है वहीं रक्त समूह बी में एंटीजन बी पाया जाता है। ए बी रक्त समूह में दोनों एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। इसी खास रक्त समूह के रक्त को जब विपरीत रक्त समूह में मिलाया जाता है, किसी भी रक्त समूह को, तो रक्त थक्के के रूप में जमने लगता है, जिसे रक्त स्कंदन कहा जाता है, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। चूँकि ओ नेगेटिव समूह में ना तो कोई एंटीजन है और ना ही कोई RH फैक्टर। अतः इस रक्त समूह का रक्त किसी व्यक्ति को देने पर कोई भी स्कंदन नहीं होगा। अज्ञात रक्त वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से रक्त उपलब्ध निम्नलिखित वर्ग समूह में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग किया जाएगा? तो ORH नेगेटिव वाले व्यक्ति का। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो उसे कौन सा खून दिया जा सकता है? तो O नेगेटिव या फिर ORH नेगेटिव। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल एंड स्टीनर ने। RH फैक्टर कारक का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर का नाम है बंदरों से संबंधित। माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता डैश है और उसका गर्भस्थ शिशु क्या है? तो माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति किसमें हो सकती है? RH हीन है। यदि माता हो सकती है रक्त प्रकार विसंगति हो सकती है। RH तर्क होता है, इसकी वंशानुगति मेंडेलियन नियम के अनुसार होती है। 2 एलील जीन RR द्वारा होती है, जिसमें जीन RH पॉजिटिव लक्षण और जीन स्मॉल r RH नेगेटिव लक्षण पर प्रबल होता है। RH हीन मतलब RH नेगेटिव माता जीनोटाइप RR और RH सहित मतलब RH पॉजिटिव पिता जीनोटाइप कैपिटल R या फिर कैपिटल R और स्मॉल r है, तो माता के अंडाणु क्या बन सकते हैं और पिता के शुक्राणु। यदि माता के अंडाणु स्मॉल r है और पिता के शुक्राणु कैपिटल R हैं, तो एक कैपिटल R और स्मॉल r मतलब यही बनेंगे। सभी संतानें कैसी होंगी? RH पॉजिटिव होंगी। यदि माता का अंडाणु स्मॉल r है और पिता के शुक्राणु कैपिटल R और स्मॉल r हैं, तो इसमें से आधी संतानें RH पॉजिटिव होंगी और आधी संतानें RH नेगेटिव। अतः माता गर्भस्थ शिशु रक्त
RH रक्त प्रकार विसंगति या फिर इथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता RH हीन RH नेगेटिव एवं उसका गर्भस्थ शिशु RH सहित या फिर RH पॉजिटिव हो। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव और दूसरे का B पॉजिटिव है और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का वर्ग समूह कौन सा होगा? तो जो गोद लिया गया है बच्चा होगा वो O होगा, अर्थात ऑप्शन ए सही है। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव होने पर उन्हें जुड़वा पुत्रों के रक्त में एक A पॉजिटिव या B पॉजिटिव होंगे, अर्थात इस प्रकार प्रकट है कि तीसरा गोद लिया गया बच्चा O पॉजिटिव होगा। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो बताइए कि उनके पुत्र को निम्नलिखित में कौन सा रक्त वर्ग होगा? तो A है पिता का और O है उनकी माता का, तो कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो O हो सकता है। A हो सकता है लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, A और O दोनों हो सकते हैं। यदि पेरेंट में से पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो पुत्र का रक्त वर्ग O और A होगा। वर्नस्टीन ने 1924 में पता लगाया कि AB O रुधिर वर्ग समूह का एक आनुवांशिक लक्षण होता है, अतः यह संतानों में मेंडल के नियम के अनुसार जनक से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है। किसी एक सामान्य मनुष्य के रक्त का pH स्तर क्या होता है? तो 7.35 से 7.45 तक होता है। रक्त का सामान्य pH स्तर 7.35 से 7.45 के मध्य अर्थात 7.4 होता है। एसिडोसिस और अल्कालोसिस से पीड़ित रोगियों का pH स्तर इस सीमा से बाहर होता है। यदि एसिडोसिस या फिर अल्कालोसिस नामक बीमारी है किसी व्यक्ति को तो उसका pH की सीमा अंदर बाहर हो सकती है। रक्त का pH होता है 7.4। सामान्य मनुष्य का रक्त का pH मान होता है 7.4। प्रतिजन या फिर एंटीजन वह पदार्थ होता है जो क्या करता है? एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, यह एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। तो क्या हो करते हैं एंटीजन? एंटीबॉडी को बनाने में सहायक होते हैं। एंटीजन या प्रतिजन वे पदार्थ होते हैं जो पीतपिंड या प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करते हैं, अतः प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। प्रतिजन दो प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं, A और B। एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती हैं, स्मॉल a और स्मॉल b रोधी, किंतु ये विशुद्ध प्रोटीन्स के रूप में होते हैं, प्योर प्रोटीन्स होते हैं। प्रतिजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। तो प्रतिजन क्या होते हैं? तो यह प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। निम्नलिखित में से एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या होती है? तो एंटीजन ये प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, एंटीबॉडी के निर्माण को सहायक करते हैं। शरीर में निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो हमारे शरीर की संक्रमण से रक्षा करने वाले होते हैं WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC विशेष रुधिर कणिकाएं होती हैं जो कि शरीर की किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणु, कवक इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके अलावा ये शरीर के प्रति रक्षण, एलर्जी और अति संवेदनशीलता की स्थिति में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।
श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? तो एंटीबॉडी एंटीजन बनाती हैं, लेकिन जो हमारे WBC का एक पार्ट होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या होती है? यह कणिका विहीन सेल्स होती हैं, इसमें कण नहीं होते, WBC होती हैं। लिम्फोसाइट ये क्या करती हैं? एंटीबॉडी को निर्मित करने का कार्य करती हैं। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी और या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होते हैं जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करती हैं। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुद्राणु किंतु संख्या में अधिक, कुल WBC का 20 से 30% होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा होता है, गोल या फिर एक और कुछ चपटा सा होता है। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं, अतः सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। ये प्रायः रक्त के संचालन में भी सहायक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो रक्त के संचालन में मदद करते हैं लिम्फोसाइट। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट हमारे शरीर में जो स्प्लीन होती है उसमें निर्मित होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। शरीर के तिल्ली, प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। मतलब कहाँ पे बनती हैं? तो ये लिवर में ही बन जाती हैं, कई बार अस्थि मज्जाएं बनती हैं, स्प्लीनें बनती हैं, इसलिए ये कई जगह पे बन जाती हैं। तो मनुष्य के शरीर में तिल्ली, जिसे प्लीहा या स्प्लीन कहा जाता है, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं WBC होती हैं जो कि गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। प्रतिरक्षा या फिर असंक्रामकता का सर्वाधिक संबंध होता है, तो लिम्फोसाइट से सबसे ज़्यादा संबंध होता है प्रतिरक्षा का। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो हमारे जो मानव शरीर है उसकी श्यानता का कारण है रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन। मानव रक्त की श्यानता मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन, हिमाटोकिट रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन प्रतिशत आदि पर निर्भर करती है। रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं और प्लेटलेट्स बिंबाणु की उपस्थिति का उनकी श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। बिंबाणु कणिकाओं के कारण उनकी जो श्यानता होती है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोटीन से फर्क पड़ता है। मानव के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास कितना होता है? लगभग तो ये होता है 0.007 मिलीमीटर। श्वेत रक्त कण WBC प्रायः मनुष्य में पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं से कम होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कणिकामय और एक होते हैं कणिका विहीन। श्वेत रक्त कणिका हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका होती है जिसका व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर या 0.007 मिलीमीटर होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो यदि हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहते हैं जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं WBC या फिर वाइट ब्लड कार्पल्स की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः किससे बनती हैं? तो जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर इसे सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं तथा शरीर के लगभग 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती हैं। तिल्ली या प्लीहा पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश कहाँ पर होता है? तो WBC बनती हैं और RBC नष्ट हो जाती हैं, तो ये होता है सब काम प्लीहा में। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है जिसके बाद
प्लीहा में इनका विनाश हो जाता है। लिम्फोसाइट एवं न्यूट्रोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा में होता है, लसिका ग्रंथि में होता है और थाइमस ग्रंथि में होता है, जबकि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो ग्लूकोज स्तर को मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज या शर्करा का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम या 0.1 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के विनियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर तक बढ़ जाती है। इससे मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित करता है, तो रक्त में शर्करा का स्तर प्रदर्शित करता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में रक्त में शर्करा व्यक्त की जाती है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं? तो हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियों को कहा जाता है हृदय धमनियाँ। हार्ट को रक्त का संभरण करने वाली या हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ हृदय धमनियाँ कहलाती हैं, जो कि शुद्ध रुधिर को स्वयं हृदय की दीवार तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठों या चैम्बर से बटा होता है, जिनसे 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, जबकि फुफ्फुसीय धमनी हृदय से फेफड़ों तक रक्त पहुँचाती हैं। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो जब रक्त का थक्का बनता है तो जो फाइब्रिनोजेन है उसको फाइब्रिन में चेंज करने के लिए आवश्यकता होती है थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का या क्लॉटिंग बनाने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसमें 3 चरण में बांटा जाता है। इनके अंतिम चरण में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणु में संश्लेषण को प्रेरित करता है। रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि का स्पष्ट विवरण हावेल ने दिया था। तो जो स्कंदन है उसकी जो प्रक्रिया है इसको किसने बताया था? तो हावेल के द्वारा बताया गया था। किस शारीरिक प्रकरण में थ्रोम्बिन का संबंध है? तो थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त के जमाव से। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है। मानव प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक होता है, जिसमें संपूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% भाग होता है। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% अंश जल होता है तथा शेष में 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो रक्त के संबंध में सही कौन सा होगा? धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और यह हर समय शरीर में रक्त की कम मात्रा रहती है। रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC केवल लसिका पर्व की बनी होती हैं। रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। तो इसमें से हमें क्या बताना था, कौन सा सही है? तो जो हमारे WBC होती हैं उनकी तुलना में जो बिंबाणु होते हैं वो अधिक होते हैं, अर्थात डी सही है। रक्त में श्वेत रुधिराणु अर्थात WBC कार्पस या ल्यूकोसाइट की तुलना में बिंबाणु या रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है, जबकि इनकी संख्या लाल रुधिराणु या फिर RBC की अपेक्षा में कम होती है। लाल रुधिराणु की औसत संख्या पुरुषों में 54 लाख प्रति
क्यूबिक मिलीमीटर रक्त और स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीलीटर रक्त। श्वेत रुद्राणु 5000 से 11000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त, जबकि रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त होती है। लाल रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं? पुरुषों में 54 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती हैं। और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वह 5000 से 11000 प्रति क्यूबिक रक्त में, जबकि जो प्लेटलेट्स होते हैं वह 1.5 लाख से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, कटे स्थान में रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है। अब आता है कारण आर, रक्त एक कोलाइडी निकाय होता है, तो ये सही है, जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। जो फिटकरी है उसके एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है, तो इसका कारण भी सही है। चलिए हम देख लेते हैं। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम आयनों की अधिक स्कंदन शक्ति के कारण यह रक्त प्रवाह रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हमारे ए और आर दोनों सही है, और आर उसका सही स्पष्टीकरण भी करता है। किसी देश के वैज्ञानिक ने ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो कि प्लास्टिक रक्त की किस्म होती है, जिसे किसी मरीज को डैश किस्म का विचार किए बिना दिए जा सकता है। तो ऐसे किस देश के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बनाया है? कृत्रिम रक्त बनाया है जो कि प्लास्टिक रक्त की किस्म होती है और इसे क्या विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो ये थे ब्रिटेन के वैज्ञानिक। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया, जिसे आपात स्थिति में खून के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह रक्त हल्का होता है और ठंडी जगह में भी रहने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब उसको रखने की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही यह लंबे समय तक खराब नहीं होता। इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार किया जाता है। इसके साथ हमारा यह परिसंचरण तंत्र होता है कंप्लीट गाइस। यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगा है और आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ गाइस पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड से कहिए कि थोड़ा सा देखें और जल्दी जल्दी याद कर लें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।